गवर्नमेंट का 51% सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर होता है और बाकी जो रिमेनिंग शेयर है वो किसी प्राइवेट का हो सकता है या आपके स्टेट गवर्नमेंट का हो सकता है। जैसे आपका डीएमआरसी, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, ये आपका दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको पब्लिक सेक्टर बोलते हैं, राइट। तो पब्लिक सेक्टर ये थर्ड कैटेगरी ऑफ जॉब होता है। पब्लिक सेक्टर के जो सैलरीज हैं वो गवर्नमेंट जॉब से ज्यादा होते हैं, राइट। अगर ये गवर्नमेंट होती, ये अगर प्योरली 100% गवर्नमेंट जॉब होता तो इसके सैलरी जो पे स्केल्स हैं, अगर हम क्लास 1 ऑफिसर की बात करें तो एट पार होते हैं, उसके बिल्कुल बराबर होते हैं गवर्नमेंट जॉब के। लेकिन जो पब्लिक सेक्टर के जो सैलरी पैकेजेस हैं, जो पैकेज है, पब्लिक सेक्टर में 3 कैटेगरीज में डिवाइड है, महारत्नास, मिनी रत्नास, नवरत्नास, राइट। तो अगर हम इसमें स्टार्ट करें तो 8-10 लाख से इसके सैलरी पैकेजेस स्टार्ट होते हैं, विच गोज अप टू द 17-18 लाख पर एनम, जो कि एक गवर्नमेंट जॉब में आपके असिस्टेंट इंजीनियर को नहीं मिलते हैं, राइट। तो 18 लाख का पैकेज एक महारत्ना दे रही है कंपनी। महारत्ना में जैसे फॉर एग्जांपल आपका पावर ग्रिड आ गया, आईओसीएल आ गया, एचपीसीएल आ गया, ओएनजीसी आ गया, स्टील अथॉरिटी ऑफ लिमिटेड आ गया, गेल आ गया आपका, ऐसे 14 पब्लिक सेक्टर है जो महारत्ना की कैटेगरीज में है। धीरे धीरे करके सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो पहला टाइप ऑफ हमने ऑप्शन क्या डिस्कस किया है, जॉब के बारे में। दूसरा टाइप हम लोग कैटेगराइज में डालते हैं कैटेगरी में, दैट इज द हायर स्टडीज, राइट। पहला जॉब आ गया, 3 टाइप ऑफ जॉब, प्राइवेट जॉब आ गया, गवर्नमेंट जॉब आ गया, पब्लिक सेक्टर आ गया। दूसरा टाइप ऑफ क्या आ गया हमारे पास, हायर स्टडीज के लिए। हायर स्टडीज में इसको डिवाइड कर दो, इंडिया अब्रॉड। उसके बाद इंडिया के अंदर ऑप्शन हमारे पास आ गया टेक्निकल डोमेन में हायर स्टडीज और दूसरा आ गया मैनेजमेंट डोमेन में हायर स्टडीज। अगर मैं टेक्निकल डोमेन में हायर स्टडीज की बात करें, अगर मैं टेक्निकल डोमेन में हायर स्टडीज की बात करें तो क्या क्या ऑप्शन होते हैं तुम्हारे पास हायर स्टडीज इन टेक्निकल डोमेन? एमटेक का ऑप्शन होता है और बीटेक के बाद एमटेक ऑप्शन होता है, और नहीं मैनेजमेंट नहीं, मैं टेक्निकल की बात कर रहा हूं। एमटेक ऑप्शन, एमएस का ऑप्शन तुम्हारे पास। तीसरा टाइप डायरेक्ट पीएचडी, या मैं टेक्निकल की बात कर रहा हूं फिर एमबीए बोल रहे हो। ध्यान से समझना, इन चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, करना ना करना एक साइड पे है। टेक्निकल में तुम्हारे पास हायर स्टडीज के लिए 3 ऑप्शन होती है। पहला कौन सा है आगे आपके पास, एमटेक का ऑप्शन। दूसरा क्या आ गया आपके पास, एमएस का ऑप्शन। तीसरा आप लोगों के पास क्या आ गया, डायरेक्ट पीएचडी का ऑप्शन। तुम लोग बीटेक के बाद डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे आराम से, राइट। उसके बाद मैनेजमेंट डोमेन में क्या ऑप्शन आ गया तुम्हारे पास, मैनेजमेंट डोमेन में एमबीए का ऑप्शन आ गया तुम्हारे पास। एमबीए में आ गया कि नहीं आ गया ऑप्शन? यस, पीजीडीएम भी होता है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मैनेजमेंट भी होते हैं। पीजीडीएम स्मॉल कोर्सेज होते हैं, साल 1.5 साल के छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं मैनेजमेंट डोमेन के, राइट। अब ये सारा का सारा हायर स्टडीज का ऑप्शन तुम्हारे पास किसमें आ गया, इंडिया के अंदर, यस और नो? यही सारी ऑप्शन तुम्हारे पास अब्रॉड भी अवेलेबल है ना? यस, अवेलेबल है आपके पास अब्रॉड में भी। तो दूसरी कैटेगरी हमने कवर किया हायर स्टडीज के लिए। पहला हमने कवर किया जॉब का, दूसरा हमने कवर किया हायर स्टडीज का, तीसरा हम लोग कवर कर रहे हैं क्या है तुम्हारा एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप, जिसको हम लोग आज लोग वर्ड यूज कर रहे हैं कि अपना कोई काम धंधा करना, राइट। यही ऑप्शन है, यही 3 कैटेगरीज है तुम्हारे पास। कोई और चौथा कैटेगरी है आपके पास? है कोई चौथा कैटेगरी? नहीं है। अब मैं आपको यह बता रहा हूं कि अगर सपोज मैं बोलूं कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एग्जाम कंप्लीट करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? ठीक है जी। अब अगर मैं बोलूं कि मेरे को एमटेक करनी है या एमएस करना है, डायरेक्ट पीएचडी करना है इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट से, जो कि आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज है, तो क्या करना पड़ेगा हमें, कोई ना कोई एग्जाम कंप्लीट करना पड़ेगा, यस और नो? अगर मेरे को पब्लिक सेक्टर में जाना है तो कोई ना कोई एग्जाम देना पड़ेगा, यस और नो? अगर मेरे को काम धंधा भी करना है लेकिन उस काम धंधे को स्टार्ट करने से पहले मेरे को बहुत ज्यादा नॉलेज एक्वायर करनी है, एक्सपोजर भी चाहिए, एक्सपेरिमेंट्स भी करने हैं उस चीज को लेके, तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे जाके बैठना पड़ेगा ना जहां पे ये रिसोर्सेज अवेलेबल हो। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे को लाइफ के अंदर कोई अच्छी ऑप्शन देखनी है, चाहे वो हायर स्टडीज की है, चाहे वो जॉब से रिलेटेड है, चाहे वो काम धंधे से रिलेटेड है, मेरे को कंपीट करके निकलना पड़ेगा, मेरे को कंपटीशन तो फेस करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? कोई भी अच्छी चीज आसानी से मिल सकती है इस लाइफ के अंदर? मिल सकती है कोई अच्छी चीज आसानी से? नहीं मिल सकती है। अगर हमें अच्छी चीज चाहिए तो मेरे को उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कंपीट करना पड़ेगा, कोई ना कोई एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये जितना भी हमने ऑप्शंस डिस्कस किया, जॉब का, प्राइवेट में, पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट जॉब, हायर स्टडीज का, इंडिया अब्रॉड, एमटेक, एमएस, डायरेक्ट पीएचडी, एमबीए, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारी की सारी करियर ऑप्शन जो है वो तुम्हारे पास एक एग्जाम्स के थ्रू ओपन हो जाती है, ओनली सिंगल एग्जाम।
and that exam is known as the GATE exam. That exam known as the GATE exam. अब जब भी हम गेट वर्ड का नाम सुनते हैं तो सबसे पहला थॉट क्या आता है दिमाग में? क्या होता है भाई? होगा नहीं, बहुत डिफिकल्ट है, यही आता है सबसे पहला थॉट, यही आता है। लेकिन जितनों के भी दिमाग में थॉट है, एक काम करना, जो सब्जेक्ट तुम लोग कॉलेज में पढ़ रहे हो ना, इसका कोई प्रीवियस क्वेश्चन उठा के लगा के देखना कि हो रहा है कि नहीं हो रहा। यार हमने ट्राई किया नहीं और पहले थॉट बना लिया कि ये डिफिकल्ट एग्जाम है, मेरे से नहीं होगा, ये पहली थॉट बना लिया। अब जिसके भी दिमाग में ये थॉट है, अब सोचो क्या तुम लोगों ने उसके प्रीवियस क्वेश्चन उठा के या उस एग्जाम की रिक्वायरमेंट को समझा है? हमने नहीं समझा। 99% लोगों ने नहीं समझा होगा, देखा भी नहीं होगा ये एग्जाम है क्या। अब आज मेरा जो पर्पस है यहां पे आने का वो यही है कि इस ब्यूटीफुल एग्जाम, व्हाई आई कॉल दिस एग्जाम एज अ ब्यूटीफुल एग्जाम, क्योंकि ये सिर्फ एक सिंगल एग्जाम है, मैं बोलूंगा पूरी दुनिया के अंदर, कि जिसमें एक एग्जाम देने से तुम्हारे पास सारी करियर ऑप्शन ओपन हो जाता है, सारी करियर ऑप्शन। कोई और एग्जाम बता दो कि सर एक एग्जाम दिया, जितनी मेरे पास करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं बीटेक के बाद, वो सारी ऑप्शन ओपन हो जाएगी। कोई एग्जाम नहीं है। कैट का एग्जाम दोगे तो ओनली एमबीए जाएगा, सिविल सर्विसेज दोगे तो ओनली जॉब लगेगा, स्टेट जेई का एग्जाम दोगे तो ओनली जॉब लगेगा। लेकिन कोई एक ऐसा एग्जाम जिससे सारी ऑप्शंस ओपन हो जाए, दैट इज ओनली द गेट एग्जाम। ये पहला ब्यूटी है इस गेट एग्जाम का। दूसरा ब्यूटी क्या है इस गेट एग्जाम का, कि तुम जितने भी नंबर लेके आओ, 35 नंबर, 40 नंबर, 50 नंबर, 55, 60, 70, 80, जितने भी तुम नंबर लेके आओगे, उस नंबर पे कोई ना कोई करियर अपॉर्चुनिटी ओपन होता है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस गेट एग्जाम। ऐसा नहीं है कि सर मेरे को गेट के अंदर 70 नंबर ही लेके आने पड़ेंगे तो ही मेरे लिए ऑप्शन ओपन होगा, ऐसा नहीं है। मैं बिल्कुल तुम्हें स्टैट्स और फिगर देके जाऊंगा, एटलीस्ट अब तो नहीं है, और ये अब तो नहीं अगले 3-4 साल तक रहेगा, और मैं तुम्हें बिल्कुल क्लियर फैक्ट बता के जाऊंगा मैं, राइट। तो मेरी सारी चीजों को बड़े ध्यान से सुनना। तो अब हम लोग जो सारा डिस्कस करेंगे, मतलब मैं आपको जनरल चीजें भी बताता कर जाऊंगा, लेकिन उसको मैं लिंक बनाऊंगा गेट एग्जाम के साथ। क्यों मैं उसकी लिंकिंग बनाऊंगा गेट एग्जाम के साथ? क्योंकि वो जितने भी सारे रास्ते हैं ना, वो इसका उसका एक जरिया है वहां तक पहुंचने का, उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने का। ये जो एग्जाम है, दिस ब्यूटीफुल एग्जाम, ये एक जरिया है वहां तक पहुंचने का। तो इसके बारे में, इस चीज को बड़े ध्यान से सुनना कि कैसे मेरे को वहां तक पहुंचना है, क्या क्या मेरे पास ऑप्शंस हैं, और कैसे उसके लिए हमें कंप्लीट करना है, इसको बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है जी। सो अब आप लोग जैसे थर्ड ईयर में हो, आप लोगों में से कितने लोगों ने गेट का एग्जाम दिया था थर्ड ईयर में? कितने लोगों ने दिया था गेट का एग्जाम? वेरी गुड, जस्ट रेज योर हैंड, जस्ट रेज योर हैंड। चलो ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन मेरा, आप लोगों में से जितनों ने भी गेट का एग्जाम दिया है, प्लीज यार, प्लीज 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 ध्यान से, क्योंकि मैं फिगर्स यहीं से देके जाऊंगा तुम्हें। तुमने एट द एंड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन ये बोलोगे कि नहीं सर जबरदस्त है, यही फैक्ट हमें चाहिए। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने एग्जाम पढ़ के दिया था, तैयारी करके दिया था? जेन्युइनली बहुत रेयरली है, और ये जो फैक्ट है ये पूरे इंडिया के लेवल पे एप्लीकेबल है। 50% बच्चा तो गेट का एग्जाम भरता है ना, 10% तो देने ही नहीं जाता, और जो देने जाता है उसमें से 50% वो बच्चा होता है जो जस्ट चला गया बस देने के लिए। पीछे जो बचा 50%, उसमें भी 25 to 30% बच्चा ऐसा होता है जो सिर्फ लास्ट के महीने 2 महीने में पढ़ता है। मतलब जो सिंसियर कैंडिडेट है जो पढ़ के जाता है गेट एग्जाम को, वो 20 to 25% है, दैट्स, इससे ज्यादा नहीं है। अब ध्यान से समझना, मैं तुम्हें कुछ फिगर्स दे रहा हूं कि मैंने जो आपको चीज बोली कि जो गेट के थ्रू तुम किसी भी नंबर के ऊपर करियर ऑप्शन ओपन कर सकते हो, वो कैसे पॉसिबल है, उसके लिए तुम्हें मैं एक डाटा दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। गेट के एग्जाम ने जो पीक हिट किया था वो 2016-17 के आसपास किया था, जिसमें 11.5 लाख बच्चे अपीयर हुए थे गेट एग्जाम के लिए। कितने बच्चे अपीयर हुए थे? 11.5 लाख। कितना क्वालिफाइंग, कितना सक्सेस रेट है गेट एग्जाम का? कितना परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट क्वालिफाई करता है गेट का एग्जाम? अंदाजा बताओ। हाँ जी, 15 to 18%, 15 से 18% बच्चा गेट क्वालिफाई करता है, ठीक है। ध्यान से सुनना ये फिगर्स, 15 से 18% गेट क्वालिफाई करता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि गेट डिफिकल्ट है इस कारण से एग्जाम क्वालिफाई करता है, नहीं। 15 से 18% क्यों करता हूं, मैं तुम्हें फैक्ट बता ही दिए मैंने तुम्हें, कि जितनों ने भरा उसमें से 25% ही बच्चा ऐसा जो सिंसियरली तैयारी करके जाता है, क्वालिफाई उसमें से कर दिया 15 से 18%। 11.5 लाख का 15 से 18% कितना हुआ? 18% लगा लो, चलो
कितना हुआ? रफली 2 लाख, रफली 2 लाख लगा लो, ठीक है जी। आज क्या इफेक्ट है? आज अभी 2024 का डाटा तो नहीं आया, 2023 का डाटा, 5.5 लाख बच्चों ने पेपर भरा, 4.5 लाख बच्चे अपीयर हुए हैं गेट एग्जाम के लिए। परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट जो क्वालिफाई किया वो उतना ही है, कितना? 15 से 18%। 4.5 लाख का 18% बताना कितना होता है? रफली 80-85 हजार के आसपास। 80-85 हजार में बहुत सारा बच्चा ऐसा है जो थर्ड ईयर का है, जो 2016-17 में अलाउड नहीं था। तो 10,000 बच्चा इसमें से निकाल दो, 75,000। बहुत सारा बच्चा ऐसा है जो 2 गेट के पेपर देके आता है, जो 2016-17 में नहीं था। बहुत बच्चा 2 गेट के पेपर देता है, क्योंकि आप 2 गेट के पेपर दे सकते हो, ठीक है जी। तो कम से कम 15,000 बच्चा जो ऐसा है जो 2 गेट के पेपर देके आता है। तो 65-75,000 में से 15,000 और निकाल दो, कितना बचा? 60,000। ना 60,000 वर्सेस 2 लाख बच्चा। ना व्हाट अबाउट दी अपॉर्चुनिटीज? 2016-17 में जो अपॉर्चुनिटीज थी, जो आज की अपॉर्चुनिटीज है, कम हुई होंगी या बढ़ी होंगी या सेम रही होंगी? ऑब्वियसली बढ़ी होंगी, ऑब्वियसली बढ़ी होंगी। लेकिन जो कंपटीशन है वो ड्रास्टिकली लो हो गया है। जो चीज तुम्हें किसी टाइम पे 60-70 नंबर पे मिलती थी, आज वो 40 नंबर पे मिल रही है। जितना आसान आज की डेट में इंजीनियरिंग स्टूडेंट को करियर बनाना है, मेरी पिछले 15 साल की इस जर्नी में तो मैंने नहीं देखा कि जितना आसान आज के टाइम पे इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए करियर बनाना है, स्पेशली कोर ब्रांच के स्टूडेंट। और हम इसको स्पेसिफिक हो जाते हैं, कोर ब्रांच का स्टूडेंट, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल। कोई बात नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स पे भी आऊंगा, आपके लिए भी बताऊंगा, डोंट वरी। अब उसके बाद कोई बात नहीं, चलते रहेंगे बीच में। क्यों? रीजन उसके पीछे क्या है, अब तुम खुद उसका आंसर करो। 2016-17 में आपकी इलेक्ट्रिकल में, सिविल में कितना इंटेक था? यहां पर कितनी एडमिशन होती थी? हाँ जी बोलो। 180-200 के आसपास। आज कितने हैं? अब सोचो, क्या ये सिचुएशन आपके कॉलेज की है? ये पूरे इंडिया की सिचुएशन है। मैकेनिकल, सिविल में तो तब भी बच्चा ले रहा है कि स्टेट जॉब होती है। मैकेनिकल उस टाइम पे कितना इंटेक होता होगा? सेम 180-200 के आसपास। अब कितना मैकेनिकल? 40-50। और सबसे ज्यादा जो पब्लिक सेक्टर में एंट्री है, 30-40% सीटें तो पब्लिक सेक्टर में मैकेनिकल की है। तो जो सबसे ज्यादा जो बेनिफिट है इस टाइम पे, जो स्पेशली अगर मैं पब्लिक सेक्टर आप लोग जो टारगेट कर रहे हो, मैकेनिकल, सिविल एंड इलेक्ट्रिकल, रीजन बिहाइंड बच्चा ही नहीं है। पहले बात है बच्चा ही नहीं है, परसेंटेज बहुत कम हो गया। दूसरा कैपेबिलिटी, कि पहले मेहनत कर रहा था 70 नंबर के लिए, आजकल उसको पता है मेरे को 40-45 नंबर लेके मेरे को पब्लिक सेक्टर से कॉल आ जाएगा, मेरे को आईटी मिल जाएगा, उतना पढ़ने का रिक्वायरमेंट भी नहीं है। तो जब हम इंटरव्यू वगैरह के लिए जाते हैं तो वहां पे कभी कभी फंस जाते हैं पब्लिक सेक्टर के अंदर। ठीक है, वो आईटी से तुम्हारा बाकी सारे फैक्टर्स कंप्लीट हो रहे हैं, कॉल आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, पब्लिक सेक्टर से भी कॉल आ रहा है, लेकिन फाइनली जब पर्सनैलिटी वाली बात आती है ना, तो वहां पे हम लोग फंस जाते हैं, आंसर नहीं कर पाते हैं। नंबर तो ले आए, कॉल तो आ गया, फिर बात आ गई पर्सनैलिटी की। पर्सनैलिटी का मतलब देखने से नहीं है, पर्सनैलिटी का मतलब है कि तुम कैसे कम्युनिकेट कर पा रहे हो, कैसे तुम अपनी बात को रख पा रहे हो, ये अगला फैक्टर है। बात आ रही है कि नहीं आ रही ध्यान से? तो कंपटीशन इज ड्रास्टिकली डाउन नाउडेज, बहुत ही ज्यादा कम हो गया है। और सबसे ज्यादा तो फाइट पड़ रही है इस टाइम पे कंप्यूटर साइंस इंजीनियर को है। रिसेशन आ गया है। रिसेशन क्यों आया? उसके पीछे बहुत सारे रीजन है। क्यों बढ़ा था? कोविड आया था, बहुत प्रोजेक्ट्स थे, चल गए, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गए, ठीक है। दूसरा बहुत बड़ा रीजन क्या है कंप्यूटर साइंस में, कि हर साल 2 साल के बाद टेक्नोलॉजी ड्रास्टिकली शिफ्ट मार जाती है, कि अब रिक्वायरमेंट बच्चा तैयार कर रहा है कि अब रिक्वायरमेंट एमएल को लेके, पता लगे 3-4 साल के बाद कुछ और ही आ गया नया, तो सारी चीज चेंज। लेकिन सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इन दौरान में ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बात आ रही है कि नहीं आ रही समझ में? तो तुम्हें रियलिटीज का, फैक्ट का, टेक्नोलॉजी का, कि आउटर वर्ल्ड में तुम्हारे लिए क्या क्या चीजें हैं, तुम्हें पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। पता होना तुम्हें बहुत ज्यादा जरूरी है। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? फैक्ट आ रही कि नहीं आ रही समझ में? और कहीं पे भी अगर आपको लगे कि मैं गलत हूं, मेरे को वहीं पे टोक देना कि सर ये गड़बड़ है, ठीक है? नहीं बात आ गई समझ में? अब थोड़ा सा बात करते हैं गेट एग्जाम के बारे में। गेट एग्जाम क्या है? गेट एग्जाम एक्चुअली स्टार्ट किस पर्पस के लिए हुआ था? गेट एग्जाम एक्चुअली जो स्टार्ट हुआ था
वो हायर स्टडीज के लिए स्टार्ट हुआ था कि अगर सपोज तुम्हें आईआईटी से, इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स आईआईटीज, आईएससी, एनआईटी से अगर आपको हायर स्टडीज के लिए जाना है तो ये गेट का एग्जाम स्टार्ट हुआ। ऑल्दो कि 2008-10 के आसपास पब्लिक सेक्टर भी इसके थ्रू रिक्रूटमेंट करना स्टार्ट कर दिए, तो बच्चों का इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ने लग गया, क्योंकि इसके थ्रू जॉब का डायरेक्टली ऑप्शन मिल रहा था कि भाई मेरे को अलग अलग एग्जाम देने का रिक्वायरमेंट नहीं है, एक गेट का एग्जाम दो, उसमें नंबर लेके आओ, मेरे को बहुत सारे पब्लिक सेक्टर से कॉल आ जाएगा। बात आ गई समझ में? तो एक्चुअल में जो गेट का एग्जाम स्टार्ट हुआ था टू प्रमोट द हायर स्टडीज इन द कंट्री। अब आपके दिमाग में ये आएगा सर क्या रिक्वायरमेंट थी कंट्री को हायर स्टडीज की? हायर स्टडीज लेवल पे क्या होती है? रिसर्च होती है, एक स्पेशलाइजेशन कोर्सेज होते हैं। तो कंट्री को नीड थी स्पेशलाइज्ड पर्संस की जो नहीं थे। हम लोग टेक्नोलॉजी बाहर से खरीद रहे थे, लेकिन कोई हमें सिखाने वाला कोई नहीं था। वहां पे चीजें ये स्टार्ट हुई है कि टेक्नोलॉजी को यहीं पे डेवलप करना स्टार्ट करो, यहीं पे अपनी रिसर्च फैसिलिटीज बढ़ाओ, सो दैट कि हम यहीं पे चीजें डेवलप करना स्टार्ट करें, सो दैट कि पहले हम अपनी कंट्री के लोगों की नीड को पूरा किया जाए, फिर इसको एक्सपोर्ट किया जाए, बेचा जाए, जिससे कंट्री का डेवलपमेंट हो, जीडीपी बढ़े। समझते हो जीडीपी का मतलब? समझते हो ना कि जितना तुम बेचोगे तुम्हें प्रॉफिट होगा। सिंपल सी चीज है जीडीपी। तो हमें एक्सपोर्ट को बढ़ाना है एज कंपेयर टू इंपोर्ट। वो तभी पॉसिबल है अगर कुछ यहां पे पहले अपने रिसोर्सेज की, अपने रिक्वायरमेंट को पूरा करना, फिर उसको ज्यादा बना के उसको बेचना। सिंपल सा फंडा है ये चीज यार, जीडीपी इसी के ऊपर बेस्ड है। तो कंट्री की रिक्वायरमेंट थी कि यहीं पे चीजें डेवलप करना। कितने लोग आप लोगों में से जिन्होंने रॉकेट बॉय सीरीज देखी है? रॉकेट बॉय सीरीज देखी है? वेरी गुड, सारे देखना, सारे देखना, क्योंकि एक छोटी सी सीरीज है वो, तुम्हें पता लगेगा कि यार ये टेक्नोलॉजी जो मैं बात कर रहा हूं ये किस फेजेस से निकली है चीजें। वहां पे थोड़ा सा तुम्हें मिलेंगी चीजें, दिखेंगी कि क्या स्ट्रगल करनी पड़ी थी, किस किस लेवल पे स्ट्रगल्स थी, इंटरनेशनल लेवल पे क्या प्रॉब्लम्स आई थी। थोड़ा सा तुम्हें वहां से हिंट मिलेगा, और हिंट ही बहुत होता है, हिंट ही बहुत होता है। बात आ गई सर में? आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में? ऊपर से तो नहीं निकल रही है? गुड। तो ये पर्पस था गेट एग्जाम को स्टार्ट होने का। अब गेट एग्जाम का स्ट्रक्चर समझते हैं, क्योंकि अब हमें जो है यार, प्लीज मोबाइल बंद कर दीजिए। तो मेरे को लग रहा है यार आपके लिए बोल रहा हूं मैं, किसी और के तो बोल नहीं रहा हूं यार। उसको चिमड़े हुए हैं मोबाइल को यार, तुम्हारे लिए आधे घंटे बाद में पोस्ट डाल देना, कुछ करना होगा। वो पूरे इंटरेस्ट के साथ लगे हुए हैं फोन में यार। एक्चुअली मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, कंसंट्रेशन कई बार वो वीक हो जाती है। अब गेट का एग्जाम देखो, जो मैंने तुम्हें बोला कि अब वो चीज नहीं रही कि मेरे को 60-70 नंबर लेके आने पड़ेंगे, वो नहीं अब रिक्वायरमेंट। स्ट्रेटेजी के साथ चलोगे, अगर तुम अपनी स्ट्रेटेजी फॉलो करके चलोगे कि मेरे को 100 नंबर का पढ़ने का रिक्वायरमेंट नहीं है, मेरे को 80 नंबर का पढ़ने का रिक्वायरमेंट है, टाइम मेरे पास उतना ही है 180 मिनट का, 3 घंटे का पेपर होता है, 65 क्वेश्चन इसके अंदर होते हैं, और 100 नंबर का एग्जाम होता है। रिपीट कर रहा हूं, 100 मार्क्स, 65 क्वेश्चन, 180 मिनट्स। इंडिया के अंदर कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है कि जिसमें तुम्हें रफली ऑन एन एवरेज 3 मिनट का टाइम मिल रहा है एक क्वेश्चन के पीछे। 180 मिनट, 65 क्वेश्चंस, ऑन एन एवरेज 3 मिनट। अब इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जाम में टफ एग्जाम है। गेट का जो एग्जाम है, पहले उसकी रिक्वायरमेंट समझो क्या है। गेट का जो एग्जाम है, जैसे तुम लोगों ने यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट समझ ली होगी, अपने कॉलेज की रिक्वायरमेंट, कि यार अगर एक पेपर जब आएगा ना मेरा फाइनल, अगर उसमें नहीं आता ना, तो यार कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड लिख दो, लंबा सा 2-3 पेज भर दो, 2-4 नंबर तो मिल ही जाएंगे। होता नहीं होता ऐसा? तो यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है, कॉलेज की रिक्वायरमेंट। तो कोई भी चीज करने से पहले ना हमें उसकी नीड को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। कल तुम इंटरव्यूज के लिए बैठोगे, जेईई की इंटरव्यू के लिए बैठ रहे हो, कैंपस प्लेसमेंट की इंटरव्यू के लिए बैठ रहे हो, पब्लिक सेक्टर की इंटरव्यू के लिए बैठ रहे हो, आईआईटी में पीएचडी की इंटरव्यू के लिए बैठ रहे हो, चारों चीजों की जो रिक्वायरमेंट है इंटरव्यू की टोटली डिफरेंट है। तो हमें कोई काम करने से पहले उसकी रिक्वायरमेंट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं जैसे तुम्हें बोल रहा हूं, 100 मार्क्स, 65 क्वेश्चंस, 180 मिनट्स। गेट एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है, ध्यान से समझना। गेट कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जो रट्टा मार के हो जाएगा। ये क्राइम करने वाला एग्जाम नहीं है, रट्टा मार के बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई भी क्वेश्चन याद करने वाला नहीं आएगा कि ये पूछेगा नहीं ये चीज है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, नहीं पूछेगा। ये चीज है तो इस केस में वैल्यू क्या होगी, नहीं पूछेगा। वो आपसे क्वेश्चन सॉल्व करवाएगा। वो आपसे क्या करेगा, क्वेश्चन सॉल्व करवाएगा, तुम्हारा कंसेप्ट चेक करेगा, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग, तुम्हारा नॉलेज चेक करेगा। तो जो गेट का एग्जाम है एक्चुअल में वो कंसेप्चुअल एग्जाम है, ये कंसेप्ट मांगता है। तो अगर तुम्हें सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग है, कंसेप्चुअली तुम स्ट्रांग हो, तो तुम्हें वो एग्जाम तुम्हारे लिए बहुत इजी एग्जाम है।
ये रट्टा मारने से एग्जाम नहीं होगा, ये समझ के होगा। अगर तुम चीजों को समझना जानते हो, समझ में आती है चीजें, तो तुम्हारे लिए एग्जाम बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा इजी एग्जाम है ये, राइट। तो रिक्वायरमेंट क्या है कि भाई समझ के करना पड़ेगा, रट्टा मार के नहीं होगा, समझ के करना पड़ेगा, पहला चीज। दूसरा, भाई मेरे को स्टील स्ट्रक्चर है सर डिफिकल्ट लगता है, क्या मैं इसको छोड़ दूं? सर आरसीसी डिफिकल्ट लगता है, क्या मैं इसको छोड़ दूं? सर कम्युनिकेशन सर बहुत लेंथी सब्जेक्ट है, इसमें से कुछ पार्ट ऐसे है सर मैं छोड़ दूं? सर ईएमएफटी में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो डिफिकल्ट है, छोड़ दूं? यस, यू कैन टेक दैट डिसीजन, क्योंकि अब हमें 100 नंबर का तैयार करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। 80 नंबर का तैयार करके जाओ, 100 नंबर का कर सकते हो दी बेस्ट, 80 नंबर का तैयार करके जाओ और नंबर लेके आओ 40 से 45 50 नंबर, दैट इज मोर देन सफिशिएंट टू गेट द कॉल फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर और टू गेट द कॉल फ्रॉम द आईआईटी। यू कैन इजीली लैंड अप ओवर देयर, इजीली, बहुत इजीली तुम लैंड कर सकते हो। अब आप बोलोगे सर हम ये जो बोल रहे बंदा इसके ऊपर विश्वास क्यों करोगे? अब क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि ये गलत तो नहीं बोली जा रहे हैं यार, या ये प्लेटफॉर्म जो है ना योरपीडिया प्लेटफॉर्म, ये यही कर रहा है, ये यही कर रहा है, पूरे इंडिया के बच्चों को गाइड कर रहा है। जितना भी स्टूडेंट पब्लिक सेक्टर के लिए जाता है इंटरव्यूज के लिए, जीडी का तैयारी करके, वो इसी प्लेटफॉर्म से प्रिपरेशन करके जाता है। जितना भी स्टूडेंट हायर स्टडीज के लिए जाता है आईआईटीज के अंदर, एनआईटीज में, ट्रिपल आईआईटीज में, नाउ अब्रॉड आल्सो, वो सारे के सारे इसी प्लेटफॉर्म से निकल के जाते हैं, क्योंकि दिस इज द ओनली प्लेटफॉर्म इन इंडिया जो फोकस कर रहा है हायर स्टडीज को लेके। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो हायर स्टडीज को लेके गाइड कर रहा है स्टूडेंट्स को कि तुम जाओ हायर स्टडीज को। कोई नहीं मिलेगा तुम्हें बोलने वाला, हर कोई बोलेगा गेट का एग्जाम दो, 100 के अंदर रैंक लेके आओ और पब्लिक सेक्टर टारगेट करो, सारे यही बोलने के लिए मिलेंगे आपको, लेकिन कोई एक्चुअल आपको कोई फैक्ट नहीं बताएगा। और फैक्ट्स ये है जो मैं तुम्हें बता रहा हूं कि कितने भी नंबर लेके आओ तुम्हारा कोई ना कोई करियर ऑप्शन बन जाएगा, राइट। 80 नंबर का तैयार करो और तुम्हें उसमें से 40-45 नंबर मिनिमम टारगेट करो, तुम्हारे लिए सारी करियर ऑप्शंस ओपन हो जाएगा। अब गेट का एग्जाम, इसमें 65 क्वेश्चन, 180 मिनट, 100 क्वेश्चन का ये आएगा, 100 नंबर का। 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन इसके अंदर आएंगे। पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक क्वेश्चन होगा 4 ऑप्शंस होगी। दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन, जिसमें एक क्वेश्चन होगा और उसके 4 ऑप्शंस होंगी, लेकिन एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट होगा, दैट इज द मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन। तीसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट इज अ न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन। न्यूमेरिकल आंसर टाइप मींस फिलिंग द ब्लैंक, कि वैल्यू निकाल के तुम्हें पुट करनी है। अब एबीसीडी अक्कर बक्कर तो हम लोग जो है एबीसीडी वाले क्वेश्चन में खेल सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर, लेकिन न्यूमेरिकल आंसर टाइप में हम लोग नहीं अपना लक यूज कर सकते। मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन के अंदर हम अपना लक नहीं यूज कर सकते हैं। तो चीजों को अंडरस्टैंड करके चलना पड़ेगा, चीजों को समझ के चलना पड़ेगा। ये बड़ी सिंपल सी चीज है, ये इस एग्जाम की जो मैंने आपको डिटेल्स बताया एग्जाम स्ट्रक्चर। उसके बाद इसमें जो सिलेबस है, ध्यान से सुनना सिलेबस क्या है। इसको 70-30 की रेशो में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें 70% जो पार्ट है आपका वो टेक्निकल आएगा, जो आप इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स यहां पे पढ़ रहे हैं। अब मैं आपको जो सिलेबस बता रहा हूं, मेरे को ये चीज बताना कि इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो तुम लोगों ने पढ़ी ना हो। 70% टेक्निकल, सिविल का सिलेबस, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, फ्लूइड मैकेनिक्स, स्ट्रक्चर, आरसीसी, एनवायरमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, सर्वेइंग, हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन, इनमें से कौन सा ऐसा टॉपिक है जो तुमने नहीं पढ़ा या नहीं पढ़ोगे बीटेक के दौरान? सारे पढ़ोगे? यस पढ़ोगे। इलेक्ट्रॉनिक्स, नेटवर्क थ्योरी, कंट्रोल सिस्टम, सिग्नल सिस्टम, कम्युनिकेशन, ईएमएफटी, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग, कौन सा ऐसा टॉपिक है जो तुम लोगों ने नहीं पढ़ा? सारे पढ़ोगे? यस पढ़ेंगे। ये हो गया 70%। अब रह गया पीछे 30% जो कॉमन होता है हर ब्रांच के लिए, जिसमें से 15 नंबर का आएगा आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। M1, M2, M3 पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो कॉलेज में? यस और नो? 15 नंबर का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड इंग्लिश। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्या है सर? एलसीएम, एचसीएफ, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस। ये पढ़ के आए हो नहीं पढ़ के आए हो? 10th तक पढ़ के आए हो? रीजनिंग, नंबर सिस्टम, सीटिंग प्रॉब्लम्स, एजेस प्रॉब्लम, पढ़ के आए हो नहीं पढ़ के आए हो? पढ़ के आए हो? इंग्लिश, सिनोनियम, एंटोनियम, फिलिंग द ब्लैंक, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पढ़ के आए हो नहीं पढ़ के आए हो? तो इसमें से 100 नंबर में मेरे को ये बता दो कि कौन सी ऐसी चीज है जो तुम लोगों ने नहीं पढ़ी है, ना पढ़नी हो टिल योर बीटेक है फाइनल ईयर। तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुम लोगों ने नहीं पढ़ा हो, जो आप लोगों ने सुना ना हो जिसके बारे में। तो सारा का सारा कंटेंट वही है जो तुम लोगों ने पढ़ा है या जो तुम लोग पढ़ोगे। ये हो गया इसका एग्जाम का सिलेबस। नेक्स्ट देखो, इस एग्जाम में कुछ चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना हमें। पहला पॉइंट इसमें ही है
कि आप लोग थर्ड ईयर ऑनवर्ड एग्जाम लिख सकते हो, थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स एग्जाम लिख सकते हो। अब ये थर्ड ईयर वाला जो आप लोगों ने जो अपॉर्चुनिटी है वो लूज कर दिया, तो इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे नो। लेकिन आप अपने जूनियर्स को जरूर मोटिवेट करना इस प्रेजेंटेशन के बाद कि भाई तैयारी कर लो, जिसको लगे कि हाँ यार इसका फायदा होगा। तो थर्ड ईयर ऑनवर्ड तुम लोग एग्जाम लिख सकते हो। और ये हर साल कब होता है एग्जाम? कब होता है एग्जाम? हर साल फरवरी में होता है। कब होता है फरवरी में? पहले 2 वीकेंड फिक्स है गेट एग्जाम के लिए, सैटरडे संडे, ठीक है जी। 70% टेक्निकल, 30 नॉन टेक्निकल हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद अगर आप गेट का एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो तो तुम्हारे पास वो सारी करियर ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं जो तुम्हें मैंने शुरू में बताया। उसके बाद गेट एग्जाम के अंदर कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, फिजिकल कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, इसमें क्या है वर्चुअल कैलकुलेटर अलाउड होता है, ठीक है जी। उसके बाद गेट का जो स्कोर है वो 3 साल तक वैलिड होता है कि अगर जैसे तुम लोगों में से अगर जैसे रिजल्ट आई गया गेट का, अगर तुम लोगों में से किसी ने क्वालिफाई किया गेट एग्जाम को, तो तुम इस साल इसको यूज नहीं कर सकते हो, तुम इसको नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड यूज कर सकते हो। तो और ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि तुम्हारा कौन सा बेटर गेट स्कोर आया है, इस बार वाला है या नेक्स्ट ईयर वाला आएगा, तो उसके अकॉर्डिंगली तुम डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा तुम्हें जो है इसमें से यूज करना है, राइट। उसके बाद अब आप लोग 2 गेट के एग्जाम लिख सकते हो, एक से ज्यादा 2 गेट के एग्जाम लिख सकते हो, वो तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है, ठीक है जी। उसके बाद अब कौन से 2 गेट के एग्जाम लिखने वो मैं तुम्हें सारी ऑप्शन बताऊंगा, लिखने नहीं लिखने, कौन से लिखने, वो सारी चीज हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद प्लीज यार, अगर तुम गेट क्वालिफाई कर सकते हो, पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट का जॉब ऑप्शन ओपन, तुम्हें बताऊंगा जॉब के बारे में डिटेल में। एक साल के अंदर बच्चे बोलते हैं सर जॉब्स नहीं है, एग्जाम्स नहीं आ रही है। मैं तुम्हें 50+ एग्जाम्स आज ही अभी अगले 10 मिनट में बताऊंगा कि जो तुम एक साल के अंदर लिख सकते हो, 50+ एग्जाम्स। नाउ हायर स्टडीज इंडिया अब्रॉड थ्रू द गेट एग्जाम। अगर आपको किसी डोमेन में स्पेशलाइज्ड होना है, सर मेरा इंटरेस्ट है VLSI में, सर मेरा इंटरेस्ट है रोबोटिक्स में, सर मेरा इंटरेस्ट है मैथमेटिक्स में, सर मेरा इंटरेस्ट है एंटरप्रेन्योरशिप में, सर मेरा इंटरेस्ट है ई-व्हीकल्स के अंदर, सर मेरा इंटरेस्ट है सस्टेनेबल में, सर मेरा इसमें सिग्नल सिस्टम में, कंट्रोल सिस्टम में, सर मेरा इंटरेस्ट है स्ट्रक्चर में, सर मेरा इंटरेस्ट है जियोटेक में, सर मेरा इंटरेस्ट है एनवायरमेंट में। तो तुम्हें अगर एक अपनी डोमेन में स्पेशलाइज्ड बनना है, देन यू हैव टू राइट दिस गेट एग्जाम। और ये स्पेशलाइज्ड बनने का जो अपॉर्चुनिटी है वो तुम्हें इसी एग्जाम के थ्रू मिल सकता है, क्योंकि अगर तुम्हें हायर स्टडीज टारगेट करनी है तो इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट ही टारगेट करने हैं, अदरवाइज करने का कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। वो एक ऑर्नामेंटल डिग्री होगा कि ठीक है डिग्री आ गया और रखा हुआ है कहीं पे फ्रेम करके, इसके अलावा और कोई फायदा नहीं होगा उसका, ठीक है नी। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लास्ट वाला पॉइंट पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गेट प्रिपरेशन इंक्रीजेस योर टेक्निकल कॉम्पिटेंसी लेवल, इट इंक्रीजेस योर टेक्निकल कॉम्पिटेंसी लेवल। और ये ट्रू है क्योंकि कॉलेज की रिक्वायरमेंट और गेट एग्जाम की रिक्वायरमेंट्स आर टोटली डिफरेंट। कॉलेज की रिक्वायरमेंट में तुम्हें बता दिया कि क्या करना है, तुम्हें पेपर लिखने, सिलेबस आएगा, तुम्हें क्वेश्चंस है, थ्योरेटिकल भी होंगे, न्यूमेरिकल्स भी होंगे, सब कुछ होएगा। लेकिन जो गेट एग्जाम है वो टोटली कंसेप्ट के ऊपर है यार, टोटली कंसेप्ट के ऊपर। रिक्वायरमेंट्स दोनों की डिफरेंट है, सिलेबस सेम है। सिलेबस तो वही है जो तुम लोगों ने पढ़ा कॉलेज के अंदर, नेटवर्क थ्योरी पढ़ा है, कंट्रोल पढ़ा है, स्ट्रक्चर 1 2 3 पढ़ा है आप लोगों ने, सॉइल पढ़ा है, जियोटेक पढ़ा है आप लोगों ने, सारे पढ़े हैं सब्जेक्ट्स। लेकिन रिक्वायरमेंट फर्क है, बस थोड़ा सा पढ़ने का अप्रोच थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। अप्रोच का वो कैसे पता चलेगा? बड़ा सिंपल सा तरीका है अप्रोच चेक करने का कि जो सा सब्जेक्ट तुम्हारा इस टाइम पे कॉलेज में चल रहा है, सुनो ध्यान से कि कैसे चेक करना है अप्रोच, क्या डिफरेंस है सर दोनों कॉलेज के, दोनों के एग्जाम की रिक्वायरमेंट में। आप लोगों को नया सब्जेक्ट आता है किसी सेमेस्टर के अंदर, आप क्या चेक करते हो कि भाई इसका पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, पिछली बार के पेपर पे चेक करते हो कि नहीं करते हो? चेक करते हो ना, तो तुम्हें वहां से आइडिया लगता होता है कि अच्छा ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। यही चीज गेट के लिए भी एप्लीकेबल है कि जब तुम उसका तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हो, मान लो तुम इस टाइम पे करंटली स्ट्रक्चर 3 पढ़ रहे हो फॉर एग्जांपल, या तुम लोग कम्युनिकेशन पढ़ रहे हो, जो टॉपिक्स तुम पढ़ रहे हो कॉलेज के अंदर, ये चेक करो कि उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या पूछे गए, मैचिंग करो कि क्या फर्क है, तुम्हें पता लग जाएगा अप्रोच में क्या फर्क है। बड़ा सिंपल सा। आई एम फ्रॉम मैकेनिकल बैकग्राउंड, शायद मैं सिविल को तो बता सकता हूं, इलेक्ट्रॉनिक्स के बताना मेरा मुश्किल है, एग्जांपल लेना मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट। तो चेक करने का तरीका क्या है कि सब्जेक्ट जो चल रहा है तुम्हारा कॉलेज में उसको देखो क्या है, और उसके अकॉर्डिंगली कॉलेज की रिक्वायरमेंट और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो गेट के, वहीं से तुम्हें पता लग जाएगा कि क्या फर्क है दोनों चीजों के अंदर। उसके बाद
ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना इस स्लाइड को। ये स्लाइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें, मैं ये बोल रहा हूं कि हर किसी को यार गेट का एग्जाम लिखना चाहिए। क्यों लिखना चाहिए, उसके पीछे रीजंस हैं। वो चीजें, सारे फैक्टर एक साइड पे हैं कि मेरे को इससे आईआईटी मिल जाएगा या पब्लिक सेक्टर मिल जाएगा या मैं अब्रॉड चला जाऊंगा, वो सारे फैक्टर एक साइड पे हैं। ये जो 4 पॉइंट मैंने लिखे हैं, इसका उसके साथ कहीं कोई लेना देना नहीं है। मैं हर किसी को बोलता हूं कि यार तुम लोग गेट का एग्जाम लिखो, उसके पीछे रीजंस क्या है। सबसे पहला रीजन है क्रेडिबिलिटी। कोई तुम्हारे ऊपर क्वेश्चन नहीं रेज कर सकता कि भाई तुम्हारे 9 सीजीपीए कैसा आया, कैसे आया, 6 सीजीपीए कैसे रह गया। अब मेरे को इस चीज का आंसर करो कि जिसका सीजीपीए बीटेक में 8 है, 8.5 है, या 6 है या 6.5 है, क्या सीजीपीए कोई क्राइटेरिया है कैपेबिलिटी को लेके कि इसका कैपेबिलिटी ज्यादा है उसका कम है कोई इसका क्राइटेरिया? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि रिक्वायरमेंट, अगेन मैं फिर से बोल रहा हूं, रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। कॉलेज की रिक्वायरमेंट जिसको समझ में आ गया मेरे को नंबर कैसे लेने हैं, उसको पता लग गया कि मैं अटेंडेंस पूरी रखूं, असाइनमेंट टाइमलेस देते रहूं और मैं ये एग्जाम देता हूं तो मेरे कुछ नंबर तो फ्री में मिल जाएंगे ऐसे ही, राइट। तो रिक्वायरमेंट का फर्क है। लेकिन ये एग्जाम अगर तुम क्वालिफाई कर लेते हो तो वो तुम्हारी क्रेडिबिलिटी है, वो इस चीज का प्रमाण है, वो इस चीज का प्रूफ है कि यार तुम्हें तुम्हारी इंजीनियरिंग की, तुम्हें तुम्हारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज है, तुम्हें तुम्हारी सब्जेक्ट्स की अंडरस्टैंडिंग है। ये इस चीज का प्रूफ है, ये इस चीज की क्रेडिबिलिटी है और इससे क्रेडिबिलिटी तुम्हारी बढ़ती है। बात आगे कि नहीं आगे समझ में? ठीक है नहीं? मेरे को बहुत पेरेंट्स फोन करते हैं कि सर ये +1 +2 लेवल तक तो बहुत अच्छा था, इसने मेहनत की कि इसको आईआईटी जाना है, एनआईटी जाना है, लेकिन किसी रीजन से इसके मार्क्स कम रह गए तो जा नहीं पाया। सर इसका अब बीटेक में कोई इंटरेस्ट नहीं बन रहा। सर +2 में तो इसका 9.5 सीजीपीए है, लेकिन बैचलर में इसका 6.5-7 रह गया। अब मेरे को बताओ इसका कैसे तुम चेक करोगे? और ऐसे बहुत स्टूडेंट्स हैं जिनको ये समझ लग गया कि भाई मैं कैपेबल तो हूं, उसको पता होता है, पर्सन को अपने आप को पता होता है खुद को ये कि वो कर सकता है कि नहीं कर सकता, लेकिन उसको ये पता लग गया कि मैंने बीटेक में कुछ नहीं किया। लेकिन गेट एक ऐसा एग्जाम है जो मेरे को एक अच्छा करियर दे सकता है और बच्चे मेहनत करते हैं वहां पे आके और बहुत अच्छी जगह पे निकल भी जाते हैं। दिस इज हाउ यू हैव टू प्रोसीड। ऐसे आपको प्रोसीड करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज अ क्रेडिबिलिटी। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है लाइफ लॉन्ग बेनिफिट। यही एक ऐसा एग्जाम है जिसको पूरी जिंदगी तुम यूज करोगे, इसके स्कोर कार्ड को, इसके स्कोर को, और अपने रिज्यूमे पे बहुत शान के साथ लिखोगे सर आई वाज गेट क्वालिफाइड इन 2024-25। ये तुम पूरी लाइफ लिखोगे अपने रिज्यूमे के ऊपर और इसका बेनिफिट तुम्हें मिलता रहेगा। 4 लोग इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, 4 लोग इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, 2 गेट क्वालिफाइड है, 2 गेट क्वालिफाइड नहीं है। आपको लगता है जो गेट क्वालिफाइड उसको बेनिफिट मिलेगा? 101% मिलेगा। वो बात अलग है कि जो बाकी जो उसने आपके प्रोसीड करना है, इंटरव्यूज या जो भी उसने चेक करना है, वो तो फैक्टर है ही है, वो तो उसने चेक करना ही है उसने, लेकिन तुम्हें वो तुम्हारे लिए एक बेनिफिट, एक एज रहेगा ही रहेगा तुम्हें, राइट। तीसरा इंटरव्यू, क्योंकि तुमने चीजों को समझ के पढ़ा है, चीजों को अंडरस्टैंड करके पढ़ा है, कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करके पढ़े हैं, तो इंटरव्यूज में तुम्हें इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। चाहे तुम्हारी कैंपस प्लेसमेंट की बात करो, चाहे तुम एई की बात करो, चाहे तुम अपना पब्लिक सेक्टर की बात करो, चाहे तुम अपना आईआईटी की बात करो, क्योंकि तुम लोगों ने चीजों को समझ के पढ़ा है। और वो इतने एक्सपर्ट है जो इंटरव्यू लेने के लिए बैठे हैं, वो इतने एक्सपर्ट्स हैं, उसको पता है कंसेप्ट क्या चीज होती है, इससे पूछना क्या है। बड़ा सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करेगा, व्हाट डू वी मीन बाय कंट्रोल सिस्टम, यहीं से स्टार्ट करेगा तो घुस जाएगा बीच में जाके। बड़े सिंपल सी चीजों से स्टार्ट करते हैं जब क्वेश्चन आते हैं। वो ये चेक करता है कि ये रट्टा लगा के दे रहा है, ये इसका आंसर क्रैम करके दे रहा है कंट्रोल सिस्टम का मतलब, ये इसको कंट्रोल सिस्टम की समझ है, उसे समझ से दे रहा है। दोनों आंसर में फर्क आएगा जब आप उसका आंसर करोगे। बात आगे कि नहीं आगे समझ में? आइए कि नहीं आ रही बात समझ में? तो ये चीज का बेनिफिट तुम्हें इंटरव्यू में मिलता है। अब ये लास्ट क्वेश्चन देखो क्या है, लास्ट पॉइंट क्या लिखा है मैंने, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन इन द अदर एग्जाम्स। मान के चलो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तुम्हारा फाइनल एग्जाम नहीं निकला, गेट क्वालिफाई नहीं हुआ है, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि गेट के एग्जाम 3 घंटे का, तुमने पूरा साल मेहनत करी, ठीक है, वो 3 घंटे शायद तुम्हारे लिए ठीक नहीं थे, बीमार पड़ गए, या तुम्हारे पहले ही 4-5 क्वेश्चन जब तुमने सॉल्व करने स्टार्ट किए वो नहीं हुए अच्छे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत नीचे आ जाएगा और देयर में भी चांस उस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में तुम पेपर अपना गलत कर दो। बहुत सिली मिस्टेक्स होती है जिससे गलत हो जाते हैं। और इस एग्जाम का सबसे बड़ा ब्यूटी और क्या है, जो क्वेश्चन तुम्हें वहां पे मिलेंगे ना, उसमें जो तुम गलत अप्रोच लगा के, गलत कंसेप्ट लगा के जो आंसर आएगा ना, वो भी वहां पे ऑप्शन में होगा। ये और भी सबसे बड़ी चीज है जबरदस्त,
और तुम्हें लगेगा ये तो मेरा ठीक कर दिया मैंने, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है इस एग्जाम के लिए। और ऐसा होता है ये कि तुम्हें लगेगा कि यार ये तो आ गया, मिल तो गया, मैच तो कर गया, लेकिन वो रॉन्ग अप्रोच लगा के किया है, वो सही नहीं होगा। ऐसा समझ में आ गई बात? तो अब मैं ये जो लास्ट पॉइंट है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन इन द अदर एग्जाम्स, कौन कौन से अदर एग्जाम, पहले मैं वो बताऊंगा इस स्लाइड के बाद कि अदर एग्जाम कौन से की मैं बात कर रहा हूं। इंडिया के अंदर कौन सा ऐसा एग्जाम है जिसमें सबसे कम सक्सेस रेट है जी? सिविल सर्विसेज का सीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। यूपीएससी को एग्जाम नहीं है यार, यूपीएससी तो बॉडी एग्जाम करवाती है, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, राइट? अब कितना लाखों बच्चा पेपर लिखता है, 1000-1200 सीटें होती हैं, इतनी होता है ना? क्या वही लोग कैपेबल है? अगर उनका नहीं निकला तो दुनिया खत्म उनके लिए। तो ऐसे एग्जाम, ऐसे बच्चों की जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन इन देयर स्टेट पीसीएस एग्जाम की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। दिस इज एप्लीकेबल फॉर यू ऑल्सो कि ठीक है, गेट का तैयारी तो सर मैंने पूरी अपनी तसल्ली के साथ किया, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ किया, लेकिन नहीं निकला, कोई बात नहीं। लेकिन जो अदर एग्जाम्स आएंगे एक साल के अंदर, जो मैं तुम्हें बोल रहा हूं 50+ एग्जाम्स आ रहे हैं, क्योंकि तुमने तैयारी ढंग से की हुई है, तो तुम्हारी बाकी एग्जाम में सिलेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है, क्योंकि तुमने चीजों को अंडरस्टैंड करके पढ़ा है, तुमने चीजों को अंडरस्टैंड करके पढ़ा है, राइट? अब ये देखो ध्यान से, ये वो सारी ऑप्शंस हैं जो जॉब से रिलेटेड है। कितने पब्लिक सेक्टर होंगे इंडिया के अंदर? कितने पब्लिक सेक्टर है, अंदाजा बताओ? हाँ जी, काउंट कर रहे हो यार? मैंने ये भी तो लिखा हो पीछे, कितने को होंगे? 250+, 250+ पब्लिक सेक्टर हैं। बहुत सारे पब्लिक सेक्टर तो यहां पे लिखे होंगे जिन्हों के तुमने नाम भी पहली बार सुने होंगे, राइट? अब पहली लाइन से स्टार्ट करते हैं। पब्लिक सेक्टर पीएसयू पैकेजेस रफली 10 से 12 लाख। अब हम लोगों ने 2 चीजें बोली थी, 3 चीजें बोली थी जॉब में। प्राइवेट का तो क्लियर है, कैंपस प्लेसमेंट, ऑफ कैंपस। गवर्नमेंट जॉब में जो पंजाब का इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, हरियाणा का इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, यूपी में भी इस बार कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ने कर दिया स्टार्ट, ओडिशा का, वेस्ट बंगाल का, जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट्स है, इसमें जो असिस्टेंट इंजीनियर का जो जॉब है, सब डिवीजन ऑफिसर का जो जॉब है, वो किसके थ्रू है? गेट एग्जाम के थ्रू। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा स्टैट बताने जाता हूं तुम्हें, पिछली बार क्या हुआ गेट 2023 के अंदर पंजाब के अंदर। पीएसपीसीएल ने असिस्टेंट इंजीनियर के लिए 125 वैकेंसीज नोटिफाई की। 125 वैकेंसीज कितनी फिल हुई होंगी यार? इतना भी मत करो यार। कहां से बिलोंग करते हो? कहां से करते हो? तो मतलब देख लिया आप लोग पंजाबी पढ़ते नहीं है, देख लिया? मैं यही इनको रियलाइज करवाना है कि तुम पढ़ते नहीं हो। 125 सीटें थी, ओनली 60 फुलफिल हुई है, सिर्फ 60 सीटें। और 60 में तुम्हें नंबर ज्यादा दे रहा हूं, एग्जैक्ट फिगर 53 है, बाकी सारी खाली रह गई। क्यों खाली रह गई? पंजाब में जॉब लेने की रिक्वायरमेंट क्या है? क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट है? तुम्हें पंजाबी होनी चाहिए 10th में, पहला पॉइंट। ठीक है जी, पॉइंट समझ में आ गया कि तुम्हारे पास 10th चाहिए। अदर बाकी स्टेट वाले भी एलिजिबल होते हैं पंजाब में जॉब्स के लिए, अगर उसके बाद पंजाबी है 10th के अंदर। अदर स्टेट वाले वो सारे के सारे इसमें जनरल कैटेगरी में काउंट हो जाते हैं। सो आउट ऑफ 125 ओनली 53 सीटें जो है वो फिल हुई, बाकी सारी क्या हो गई? बैकलॉग। पिछले साल जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ थी इलेक्ट्रिकल ब्रांच की वो 25 थी, जिसके 25 नंबर आए। लास्ट स्टूडेंट हु गॉट सिलेक्टेड हु क्वालिफाइड गेट, और जो रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा था पीएसपीसीएल की, सिलेक्शन हो गया एई में। रिजर्व कैटेगरी 16 नंबर की थी कट ऑफ, जिसके 16 नंबर आए, एई लग गया। और स्टिल सीटें बैकलॉग खाली। इस बार क्या किया पीएसपीसीएल ने? इलेक्ट्रॉनिक्स भी अलाउ कर दिए एई की पोस्ट के लिए, मैकेनिकल भी अलाउ कर दिए एई की पोस्ट के लिए। सिविल अगले साल सीटें आने वाली है, 2000 गेट 25 के थ्रू सिविल की सीटें आएंगी, सिविल भी आएगा उसमें। इलेक्ट्रॉनिक्स तो आना ही आना है, और ये ऑलमोस्ट हर साल आता है।
अब यहां से अंदाजा लगा लो, अब प्रॉब्लम कहां पे है? पता प्रॉब्लम कहां पे है? पहला प्रॉब्लम बच्चा ही नहीं है, पहला प्रॉब्लम बच्चा ही नहीं है, दूसरा पढ़ता नहीं है, जो है वो पढ़ता नहीं है। ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, और फायदा उठा रहे हैं अदर स्टेट, अदर स्टेट। क्योंकि देखो काम तो रोकना नहीं है, काम तो रोकना नहीं किसी ने अपना, और ये चीज पंजाब में एप्लीकेबल नहीं है। लेट मी गिव यू द फैक्ट फॉर द सेंट्रल डिपार्टमेंट ऑल्सो। ये लिखा हुआ है, ये डिपार्टमेंट बोलना क्या लिखा हुआ है, ये क्या है? ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, महारत्ना पब्लिक सेक्टर है ये, और ये गेट के थ्रू रिक्रूटमेंट करता है। शॉर्टलिस्टिंग होएगा गेट के थ्रू। अगला स्टेप क्या है? केस स्टडी, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क, इंटरव्यू। बैकलॉग्स नहीं हुई पूरी। बच्चा तो इनको मिल गया, अप्लाई करने वाले तो मिल गए, लेकिन कैपेबल नहीं मिले। शॉर्टलिस्टिंग करना तो मजबूरी है कि ठीक है 100 सीटें हैं, 5 टाइम्स बुलाने, 500 बच्चे तो शॉर्टलिस्ट करना मजबूरी है, शॉर्टलिस्ट करना मजबूरी है। ध्यान से सुनना जो मैं अभी तुम्हें बात कर रहा हूं। मैं शॉर्टलिस्ट करना मजबूरी हो सकता है, लेकिन जॉब देना मजबूरी नहीं हो सकता। प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर को गवर्नमेंट की मजबूरी हो सकती है। अगर पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर में मजबूरी में बंदे डालने स्टार्ट कर दिए ना, ये इंडिया फेल हो जाएगा टोटली। अगर ये चल रहा है ना थोड़ा बहुत सिस्टम, ये प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के कारण चल रहा है, गवर्नमेंट के कारण नहीं चल रहा। गवर्नमेंट तो टोटली लायबिलिटी है, गवर्नमेंट सिस्टम नहीं काम करता, आप लोग भी जानते हो। लेकिन चाहते हम जॉब, गवर्नमेंट जॉब है। कितने लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं? क्यों चाहते हो गवर्नमेंट जॉब, ये बताओ। हाँ जी, एक एक करके बोलो, एक बंदा, एक मिनट सुनिए आप। अच्छा, एक मेरे को वर्ड सुने। कितने लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब इस कारण से ज्वाइन करना चाहते हैं कि जॉब सिक्योरिटी है, या किस चीज से सिक्योरिटी चाहते हैं? मेरे को इस चीज का आंसर कर दो आज। किस चीज से सिक्योरिटी चाहते हो? किस चीज से सिक्योरिटी? इस चीज से सिक्योरिटी कि अगर मैं कल को कोई गलत काम करूंगा मेरे को कोई निकाल नहीं सकेगा जल्दी जल्दी, इस चीज से सिक्योरिटी। फिर किस चीज की सिक्योरिटी? लिसन लिसन लिसन, ये माइंडसेट एक्चुअली हमारा माइंडसेट ये बना हुआ है। लिसन प्लीज, बस बस बस, इसके बाद और भी मैं जोक्स मारूंगा, चलो इसके बाद और भी जोक्स करेक्ट करेंगे। एक्चुअल में क्या है सिक्योरिटी, यार पता कब किसको होती है? जिसको ये लगता है कि यार मैं बस किसी तरीके से घुस जाऊं, बस फिर ठीक है, मैं करूं ना करूं चलेगा नहीं। लेकिन इफ यू आर कैपेबल, आइदर यू आर इन पब्लिक सेक्टर, आइदर इन योर प्राइवेट सेक्टर, आइदर इन द गवर्नमेंट, कभी डरने की जरूरत नहीं होती है। ये डर पता नहीं किस चीज का सिक्योरिटी, ये कभी मत रखना। और अगर तुम लाइफ में ग्रो करना चाहते हो, और अगर तुम लाइफ में कुछ बनना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो, इस दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहते हो, गवर्नमेंट सिस्टम में कभी एंटर मत करना। मैं हाँ जॉब रिसेशन आया, अब जिन एम्प्लॉयर्स ने हमको हटा दिया, तो जब उन्होंने हायर किया तो क्या वो कैपेबल नहीं? हाँ, अब मैं उसी पॉइंट पे आता हूं। मैं सोच रहा था कोई क्वेश्चन पूछेगा, बैठो। आप लोगों को एक्चुअली पहले ये ना फैक्ट ही नहीं पता रिसेशन आता क्यों है। पहले में यही नहीं पता रिसेशन आता क्यों है। रिसेशन जब आता है ना तो हमेशा वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता है। जब भी रिसेशन आएगा ना तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा उस टाइम पे, कि अब रिक्वायरमेंट इस चीज की नहीं रही है। प्लीज यार, प्लीज सुन लो ध्यान से। इसका मतलब ये है कि अब रिक्वायरमेंट इस चीज की नहीं रही है, अब शिफ्टिंग हो रहा है, फेज शिफ्ट कर रहा है। और रिसेशन हमेशा कंप्यूटर साइंस में आया और किसी में तो आया ही नहीं है। मैं कर रहा हूं, असल कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। क्यों आया है इसका आंसर मैं पहले तुम्हें दे चुका हूं। इसका मैं तुम्हें पहले आंसर दे चुका हूं। आजकल हम लोग एआई की बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स की बात कर रहे हैं। एआई के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए काम कब से स्टार्ट हो गया था? है ध्यान आपको? कब से हो गया था स्टार्ट? 2013-14 के आसपास स्टार्ट हो गया था, मे बी उससे भी पहले, राइट? लेकिन अब तुम प्लीज यार प्लीज, अब एनालिसिस करो कि आज से 5, 7, 8 साल पीछे चले जाओ। काम किस चीज के लिए होता था? डाटा कलेक्ट करने के लिए,
सारा डाटा कलेक्ट कर लो, डाटा कलेक्ट कर लो, ये कर लो, वो कर लो। अब मेरे को नहीं पता तुम इसको कैसे मतलब निकालोगे, डाटा कलेक्ट करने से मतलब क्या है। हाँ, किसी भी चीज का डाटा हो सकता है। अब मैं आप लोगों से ही ले रहा हूं, ये भी डाटा ही है मेरे लिए। अब जब तक मैं अपने बिजनेस में कन्वर्ट ना कर लूं, इस डाटा का कोई फायदा नहीं है। सिंपल सी चीज है, मैं अपने सिंपल सीधे तरीके से तुम्हें समझा रहा हूं। लेकिन अगर मैं इसको नहीं कर पा रहा, अब आप लोग ये लगा लो कि मैं पंजाब के ऑलमोस्ट हर कॉलेज में जा रहे हैं, 6-7 हजार बच्चों का डाटा है मेरे पास। टू बी वेरी फ्रैंक, मेरे को नहीं पता लग रहा कि अभी मैं इसको यूज कैसे करूं। ये प्रॉब्लम है मेरी, ये प्रॉब्लम है मेरी। अब मेरे को कोई ऐसा सिस्टम मिल जाए, कोई ऐसा टूल मिल जाए, या कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी मिल जाए कि जिससे मैं ये पता लगा लूं कि इनमें से अच्छा कितने लोग हैं जो इंटरेस्टेड है गेट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, स्टेट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, और उनमें से मेरे को उनसे बात क्या करनी है, वो क्या सुनना चाहते हैं, सच दैट कि वो कन्वर्ट हो जाए मेरे इसमें कोचिंग के लिए। प्लस कोचिंग में ज्वाइन करने के बाद उसका तो फायदा होना ही होना है। कभी भी कोई भी मॉडल ऐसा नहीं होता है, अगर मैं सिर्फ अपने बारे में सोचूं, ये कॉलेज अपने बारे में सोचो, या आप अपने बारे में सोचो, ये सस्टेनेबल मॉडल नहीं होता है, ये मॉडल टोटली फेल हो जाता है। तो हमें जब भी कभी भी कोई मॉडल लेना है, वो सस्टेनेबल मॉडल लेना है कि जिसमें हर किसी का फायदा लेना। अब जो मैं तुम्हें टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूं, कंप्यूटर साइंस में ट्रबल क्या हो रहा है इस टाइम पे कि हर साल 2 साल के बाद क्या हो रहा है कि टेक्नोलॉजी बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो जा रही है, लेकिन लोग जो बंदे उस टेक्नोलॉजी में परफेक्ट हैं लेकिन जो अपने आप को चेंज नहीं कर पा रहे हैं, उसको ले ऑफ किया जा रहा है। ये फैक्ट है। वो बोल रहे हैं या तो तुम इसको सीखो, या तुम्हारे पास जब डोर नॉक करने वाले और बहुत लोग बंदे बैठे हैं जो वो टेक्नोलॉजी सीख के आ रहे हैं। बड़ा सिंपल सा यही रीजन होता है और कोई रीजन नहीं है। दैट इज द रीजन व्हाई मैं जस्ट टेलिंग यू कि आप लोग जिस ब्रांचेस में हैं बहुत ज्यादा सही है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब एक्सेप्ट कंप्यूटर साइंस। और कंप्यूटर साइंस इज ऑल्सो वेरी गुड ब्रांच, लेकिन जो उसकी रिक्वायरमेंट को समझ गया। जब भी रिसेशन आया, अगर किसी को निकाला गया, क्या सभी को निकाला गया? कुछ तो बचे ना। तो कौन बच गए? अगेन द कैपेबल लोग, जिनको लगा कि यार इसको तो रोकना, लगा कि इसको तो रोकेंगे क्योंकि कल को अगर मैं दूसरी टीम लेके आऊंगा ये मैनेज कर लेगा, ये मैनेज कर लेगा। तो रिसेशन, ये फेजेस आते रहेंगे, और ये तो अब 2008-9 के बाद अब आया है। अब इसके बाद देखना बहुत जल्दी आ जाया करेगा, और उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन होगा ये टेक्नोलॉजी। यही रीजन और कोई रीजन नहीं है, क्योंकि अब जो प्रोजेक्ट्स की जो रिक्वायरमेंट्स है ना वो चेंज हो गई है। वो प्रोजेक्ट्स टोटली चेंज हो गया। अब नहीं रिक्वायरमेंट है वैसे प्रोजेक्ट्स की जो शायद आज से कोविड के टाइम पे रिक्वायरमेंट थी, अब नहीं है। कोविड के टाइम पे रिक्वायरमेंट इंस्टीट्यूट्स को थी कि कोई ऐसा सिस्टम मिल जाए जहां पे मैं बच्चों के लाइव लेक्चर ले सकूं, उसको रिकॉर्डिंग मिल जाए, टेस्ट मिल जाए। अब सिर्फ यहां तक लिमिटेड नहीं रह गई ये चीजें। ये अब इसमें भी बहुत ज्यादा एआई टूल्स आ गए हैं जिसमें वो एनालिसिस करके बता रहा है तुमने एक क्वेश्चन में कितना टाइम लिया, कितना सारा, मतलब प्रॉपर एनालिसिस हो रही है चीजें। तो टाइम के साथ हमें चेंज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो टेक्नोलॉजीज की मैं बात कर रहा हूं, ये बैचलर लेवल पे आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हो। ये जब तक तुम किसी चीज में स्पेशलाइज्ड डोमेन में एंटर नहीं करोगे तब तक तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। उसी चीज के लिए ये हायर स्टडीज है, इसी चीज के लिए हायर स्टडीज है। और जॉब में तुम एंटर करोगे, पैसा मिलेगा, सब कुछ ओके है, लेकिन जब तुम्हें किसी ना किसी स्टेज में, आज भी मेरे को बहुत बच्चों के कॉल आते हैं कि सर मेरे को 4 साल हो गए जॉब करते हुए, मेरे को नहीं सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, मेरे को हायर स्टडीज में आ रहा है। मेरे को बहुत ज्यादा ऐसे बच्चों के कॉल आते हैं। तो सेटिस्फेक्शन तुम्हें मिलेगी हमेशा हायर स्टडीज में, अगर तुम्हें लगता है कि तुम कैपेबल हो। जो लोग अपने आप को मानते हैं ना कैपेबल हूं मैं, कभी जल्दी मत करना जॉब में एंटर करने की, कभी जल्दी मत करना जॉब में एंटर करने की। जॉब करने के लिए पूरी लाइफ पड़ी है। अभी अपने आप को एक्सप्लोर करो, नॉलेज एक्वायर करो, ब्रांडिंग करो अपनी जितना ज्यादा हो सकता है। वही चीज है जो तुम्हें लॉन्ग रन में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल पर्सन बना देगी। जल्दी मत करना, बस ये मेरा एक सिंपल सी चीज मैं तुम्हें बता रहा हूं। नाउ जो 50 एग्जाम्स की बात कर रहे हैं, एसडीओ की हमने बात कर लिया। देखो अब ये देखो, पब्लिक सेक्टर में एंटर करने के 2 तरीके हैं। पब्लिक सेक्टर में एंटर करने के 2 तरीके हैं। क्या तरीका है? विद गेट एंड विदाउट गेट, राइट। पब्लिक सेक्टर हर किसी के दिमाग में होता है क्योंकि यहां पे तुम्हें एक्सप्लोर करने को मिलता है, गवर्नमेंट में शायद ना मिले, यहां पे मिलेगा। सैलरी पैकेजेस, बेनिफिट्स गवर्नमेंट से ज्यादा होते हैं यहां पे। तो इन पब्लिक सेक्टर में एंटर करने के 2 तरीके होते हैं। एक है विद गेट, जो गेट के थ्रू लेंगे, उसके बाद अगला राउंड आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। पर्सनैलिटी टेस्ट जिसमें आपका इंट्रोडक्शन पार्ट, आपका एचआर पार्ट बहुत ज्यादा मैटर करता है। उसको मतलब इससे नहीं होगा कि आंसर क्या कर रहा है, उसका आंसर इससे होता है कि आंसर कैसे कर रहा है, उससे मतलब होता है उस चीज के, राइट।
ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क, केस स्टडीज, इंटरव्यूज, उसके ऊपर होता है उसका फोकस। दूसरा तरीका कि अगर जो पब्लिक सेक्टर अपना टेस्ट लेते हैं, गेट के थ्रू नहीं लेते, वो अपना टेस्ट लेंगे, वही रिटन होगा, जीडीजीटी होगा और इंटरव्यू होगा। अब यहां पे मैंने कुछ पब्लिक सेक्टर के नाम लिखे हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एचईएल। कौन सा है ये एचईएल? एचईएल कौन सा पब्लिक सेक्टर है? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। क्या बनाता है ये? जहाज बनाता है ना, यस। तो एचईएल हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ये बहुत ही ये एक ऐसा पब्लिक सेक्टर है जिसने बहुत सारे प्रोडक्ट्स डीआरडीओ को ले लिए, क्योंकि डीआरडीओ से कोई आउटकम नहीं आ रहा था, तब एचईएल निकाला, उसमें से कुछ प्रोडक्ट इन्होंने एचईएल को दिए और बहुत अच्छा ये ग्रो कर रहा है। और आप लोगों ने सुना भी होगा न्यूज में कि हम लोग कुछ अपने एयरक्राफ्ट जो है वो एक्सपोर्ट भी करना स्टार्ट कर दिए, जिससे अर्निंग स्टार्ट होगा। तो एचईएल इज अ वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन और बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है लर्न करने के लिए। इसमें दो तरह की एंट्री मिलती है, दो तरह की जॉब्स होती है, एक होती है मैनेजमेंट ट्रेनिंग की, ध्यान से सुनना, एक होती है डिजाइन ट्रेनिंग की। और ये अपना रिटन एग्जाम लेते हैं, ये गेट के थ्रू नहीं लेते, हर साल इसका एग्जाम होता है। रफली ऑन एन एवरेज सारी ब्रांचेस के लिए ये लेते हैं, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, सारी ब्रांचेस के लिए इंटेक करते हैं। रिटन एग्जाम होगा और उसके बाद इंटरव्यू होगा। डिजाइन ट्रेनिंग, जो लोग टेक्नोलॉजी के साथ काम करना चाहते हैं, रिसर्च में काम करना चाहते हैं, डिजाइन ट्रेनिंग। जो लोग लोगों के साथ काम करना चाहते हैं, मैनेज करना चाहते हैं, मैनेजमेंट ट्रेनिंग। राइट? तो दोनों की जो इंटरव्यू की जो रिक्वायरमेंट है वो टोटली डिफरेंट है। डिजाइन ट्रेनिंग टोटली फोकस होगा उसका नॉलेज चेक करने में, मैनेजमेंट ट्रेनिंग टोटली फोकस होगा उसका मैनेजरियल स्किल चेक करने में, एज वेल एज द नॉलेज पार्ट। राइट? सो एचईएल आईएसआरओ कैसे रिक्रूट करता है? कैसे रिक्रूट करता है इसरो? गेट के थ्रू। ये हमेशा अपना टेस्ट लेते हैं, ठीक है नहीं? अब आईएसआरओ ने क्या है, 2020 तक ये कंटिन्यूअसली हर साल अपना टेस्ट लेते रहे, लेकिन उसके बाद इन्होंने बंद कर दिया। 2023 में फिर से इन्होंने रिक्रूटमेंट स्टार्ट किया। आईएसआरओ की रिक्वायरमेंट क्या मैं बताता हूं। रिटन टेस्ट होता है और उसके बाद इंटरव्यू होगा। जब ये इंटरव्यू में जाएंगे तो ये 25 टाइम्स बच्चे बुलाते हैं इंटरव्यू के लिए। एक सीट के पीछे 25 बच्चे, एक सीट के पीछे 25 लोग। तो इट मींस कि अब यहां से तुम आइडिया लगाओ कि उनको देखना है कि क्या ये जो पर्सन है ये आईएसआरओ की रिक्वायरमेंट्स पूरी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। बड़ा सिंपल सा फंडा है, कोई इंट्रोडक्शन नहीं, कोई नाम नहीं, सीधा जाके जाओ बोर्ड पे। बीआरसी भी इसी तरीके से है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जाओ सीधा बोर्ड पे, डायरेक्टली क्वेश्चन स्टार्ट। और ऐसा नहीं कि बहुत ही हार्ड को टेक्निकल क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो इंस्टीट्यूट है वो रिसर्च इंस्टीट्यूट है। डीआरडीओ, बीआरसी, आईएसआरओ ये रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं। उसने ये चेक करना है कि ये पर्सन कल को इसको कोई नई प्रॉब्लम देंगे तो इसका रिसर्च जो अप्रोच है वो कैसी है। मैंने जैसे बोला था ना शुरू में कि हर इंटरव्यू की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, ऐसे हर पब्लिक सेक्टर में भी इंटरव्यू की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। जहां पे रिसर्च की बात कर रहे हैं, जहां पे साइंटिस्ट का पोस्ट आएगा वो टोटली तुम्हारा नॉलेज चेक करेगा। एनआईसी साइंटिस्ट बी का इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज्यादा रिक्रूटमेंट करते हैं, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, राइट? तो वहां पे भी साइंटिस्ट बी का पोस्ट होता है, टेक्निकल ऑफिसर का भी निकलता है, तो वो तुम्हारा टेक्निकल नॉलेज चेक करेगा। सिमिलरली अच्छा ठीक है, कितना टाइम है सर? 10 मिनट, ठीक है, राइट, नो इशू सर, राइट। सो ये रिक्वायरमेंट्स है। तो ऐसे बहुत सारे पब्लिक सेक्टर हैं जहां पे तुम विदाउट गेट जा सकते हो, जैसे एचईएल, आईएसआरओ, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ये गेट के थ्रू भी लेते हैं, अपना टेस्ट भी लेते हैं। एचपीसीएल अपना टेस्ट लेता है। उसके बाद बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत सीटें होती हैं इसके अंदर, ये अपना टेस्ट लेते हैं। गेल गेट के थ्रू है, आईओसीएल गेट के थ्रू, सेल गेट के थ्रू होता है, लेकिन जो बच गया इसका बैकलॉग उसने फिर अपना टेस्ट लिया रिटर्न। बीएचईएल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, अपना टेस्ट लेते हैं, इंटरव्यू होता है। ओएनजीसी गेट के थ्रू होता है। ओएनजीसी का सिस्टम आप लोगों को पता है, मेरे को शायद नहीं, ये उसके लिए होता है 14 डेज ऑन 14 डेज ऑफ, 14 दिन तुम्हें ऑफशोर पे जाना है, 14 दिन तुम्हें घर पे रहना है। ओएनजीसी महारत्ना है ये, राइट? पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसमें सिविल इलेक्ट्रिकल का बहुत ज्यादा रिक्रूटमेंट होता है। एनटीपीसी, एनपीसीएल, पीडीआईएलसीएल। उसके बाद ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसमें जो गेट के थ्रू है वो जूनियर एग्जीक्यूटिव का होता है, और अदरवाइज गेट के अलावा भी एक ही एग्जाम लेते हैं एटीसी का, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का। इसमें भी बहुत ज्यादा सीटें आती हैं। पिछले 3 साल के अंदर रफली 1500 के आसपास ये रिक्रूटमेंट कर चुके हैं, और ये हर साल के अंदर, हर 2 साल के अंदर 2 बार या 1 बार निकाल लेते हैं ये लोग, राइट? तो ये सारे के सारे हैं जो मैंने आपको रफली बताया। जो अपना टेस्ट एनटीआरओ, ये गलत लिखा हुआ है, एनटीआरओ है, राइट?
NTRO ये भी एक पब्लिक सेक्टर है, साइंटिस्ट बी का पोस्ट है, जिसमें तुम लोग विदाउट गेट जा सकते हो। उसके बाद हायर स्टडीज में 3 ऑप्शन है तुम्हारे पास, जैसे मैंने तुम्हें शुरू में बताया। एमटेक 2 साल का प्रोग्राम 12,400 रुपए पर मंथ का स्कॉलरशिप, MS 3 साल का प्रोग्राम 12,400 रुपए पर मंथ का स्कॉलरशिप, डायरेक्ट PhD 5 साल का प्रोग्राम जिसमें 38,000 रुपीज पर मंथ से स्कॉलरशिप स्टार्ट होता है, राइट। तो ये रहा हायर स्टडीज के लिए। हायर स्टडीज के लिए डेफिनेटली आप लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि इससे तुम्हारा ब्रांडिंग होगा, इससे तुम्हारा स्पेशलाइजेशन होगी, तो यू कैन गो फॉर द हायर स्टडीज। उसके बाद मैनेजमेंट कोर्सेज, गेट के थ्रू ऑलमोस्ट ऑल NITs हैविंग द ऑप्शन ऑफ द मैनेजमेंट कोर्सेज। हर IIT के अंदर, हर NIT के अंदर मैनेजमेंट कोर्सेज आर देयर। और मैनेजमेंट कोर्सेज में अगेन वही आपके पास MBA का ऑप्शन, डॉम्स, IIT मद्रास, IIO और IIT बॉम्बे, बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं, तो वहां पे तुम अप्लाई कर सकते हैं मैनेजमेंट कोर्सेज के लिए। यू कैन ऑल्सो एंटर इनटू द IIMs। जो लोग कैट के थ्रू ड्रीम करते हैं, तो IIMs में एंटर करने का, तो तुम लोग FPM प्रोग्राम होता है IIMs के अंदर, फेलोशिप प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, IIMs में एंटर कर सकते हैं थ्रू द गेट एग्जाम, जहां पे जो वो अपनी स्टाइपेंड है 25,000 से लेके 35,000 रुपए पर मंथ का स्कॉलरशिप होता है, राइट। उसके बाद फॉरेन यूनिवर्सिटीज, कौन लोग जो अब्रॉड टारगेट कर रहे हैं, अब्रॉड जाना चाहते हैं, अब्रॉड कौन लोग जाना चाहते हैं, वेरी गुड। जरूर एक्सपोजर लेना चाहिए। मैं तो बात कर रहा हूं यहां पे IT सिस्टम की, लेकिन अगर तुम अब्रॉड जाना चाहते हो, अब्रॉड जाने की 2-3 चीजें मैं तुम्हें बता रहा हूं यार। अगर तुम अब्रॉड जाना चाहते हो तो अप्रोच सही रखना, पढ़ने के लिए जाना, अच्छी यूनिवर्सिटीज टारगेट करना। अदरवाइज अगर तुम टारगेट अच्छी यूनिवर्सिटीज नहीं करोगे तो उसके बाद का करियर फिर से वही क्वेश्चन मार्क रहेगा। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें पढ़ने के लिए अब्रॉड जाना है या फॉर द सेक ऑफ गोइंग ओनली अब्रॉड जाना है। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो जिनका 8+ CGPA है? ये जो मैंने पिछले पेज पे डायरेक्ट PhD की बात की थी, डायरेक्ट PhD ऑप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल इन अब्रॉड। और PhD जो प्रोग्राम्स होते हैं ना, एक चीज दिमाग में रखना, PhD जो प्रोग्राम्स होते हैं ये एक तरीके की जॉब होती है। आपको इतने पैसे कहां से दिए जा रहे हैं? आपको इतने पैसे जो दिए जा रहे हैं, जो प्रोफेसर के पास प्रोजेक्ट्स हैं, उनके पास जो फंडिंग्स हैं, उसी में से दिए जाते हैं। तो फॉरेन में, इंडिया में तो 38,000 70,000 रुपए है, अब्रॉड में तो ये डॉलर्स में है, USA के अंदर। और पूरी वर्ल्ड वाइड PhD जो होती है वो फुल्ली फंडेड प्रोग्राम होती है। USA के अंदर डायरेक्ट PhD अगर बीटेक के बाद जाना चाहते हो, जिसका 8+ CGPA है, सभी को टारगेट करना चाहिए डायरेक्ट PhD USA से, जिसमें जो स्कॉलरशिप है 3,500 से लेके 4,000 पर मंथ $US का स्कॉलरशिप है। 1 महीने की बात कर रहा हूं मैं। और उतना हेक्टिक नहीं होता जैसे इंडिया के अंदर होता है कि 5 साल की PhD को 7-8 साल लगा दिए। वहां पे 3 साल 5 साल मतलब 5 साल, 3 साल मतलब 3 साल। अगर हम तुम एमटेक के बाद जाते हो 5 दिन का ही काम होता है और स्कॉलरशिप तुम्हें मिलता है, प्रॉपर तुम्हें लाइफस्टाइल और तुम्हारी जो हेल्दी लाइफ जो है वहां पे आपको मिलती है, वहां पे ऑप्शन, राइट। 8+ CGPA। खर्चा कितना आएगा सर जाने का डायरेक्ट PhD के लिए, या अगर PhD आफ्टर मास्टर्स में जाना चाहता हूं तो 1.5 से 2 लाख से ज्यादा खर्चा नहीं होता है। आप लोग लगाते हैं 25, 30, 40, 50 लाख रुपए लगा के, इसकी नहीं नीड है। 1.5-2 लाख रुपए, आइदर टारगेट द डायरेक्ट PhD अब्रॉड और आइदर टारगेट द PhD आफ्टर द मास्टर्स प्रोग्राम। सेकेंडली, इफ यू आर गेट क्वालिफाइड, तो वर्ल्ड में 5 यूनिवर्सिटीज हैं जो गेट के थ्रू रिक्रूटमेंट करते हैं, गेट के थ्रू एंट्री लेते हैं फॉर द मास्टर्स प्रोग्राम। कौन सी वो 5 यूनिवर्सिटीज है किसी को आइडिया? सिंगापुर में 2 है, नन्यान टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, RWTH म्यूनिक और RWTH जर्मनी और टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक और क्रैनफील्ड UK। ये 5 यूनिवर्सिटीज है जो गेट के थ्रू लेते हैं, और ये तो ओनली 5 है। अदरवाइज मास्टर्स के लिए अब्रॉड पूरा खाली है। यूरोप के अंदर बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिसमें जो आपकी फीस है वो वेव ऑफ होती है। मतलब जो आपकी जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज है वहां पे, उसमें जो फीस है वो पूरी वेव ऑफ होती है। तुम्हारा सिर्फ रहने खाने पीने का खर्चा होता है, 12 से 15 लाख तक खर्चा होता है, इससे सारा हो जाता है। तो टारगेट अच्छे तरीके से करना है यार, पैसे वेस्ट करके मत जाना। अगर तुम अब्रॉड जाना चाहते हो तो सही तरीके से टारगेट करना। ये बड़ी सिंपल सी थ्योरी है जो तुम्हें मैंने बताई है। उसके बाद शुड आई राइट 2 गेट एग्जाम? 2 गेट एग्जाम टारगेट करने चाहिए, नहीं करने चाहिए? 3rd ईयर वाला वो आपका वो गया। 3rd ईयर का मैंने वैसे बता दिया कि अगर 3rd ईयर, जैसे आप अपने जूनियर से अगर डिस्कशन करते हो कि 3rd ईयर में अगर तुम्हें एग्जाम देने के बेनिफिट यही होते हैं कि अगर 3rd ईयर का एग्जाम अच्छा चला गया और फाइनल ईयर का एग्जाम अच्छा चला गया, दोनों में से कौन सा एग्जाम अच्छा गया, उसके अकॉर्डिंगली तुम अपना गेट्स को यूज कर सकते हो। 2 गेट एग्जाम देने के भी यही पर्पस है
कि दोनों में से जो से एग्जाम का गेट अच्छा गया, जिसमें स्कोर तुम्हारा बेटर आया, उसके अकॉर्डिंगली तुम डिसाइड कर सकते हो कि मेरे को कहां अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है। अब दो गेट एग्जाम देने का ऑप्शन क्या क्या होता है, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। आप लोग सिविल से, सिविल ये रहा सिविल। अगर तुम पहला पेपर गेट का रखते हो सिविल, अच्छा एक चीज मैं और बता दूं ये बताने से पहले कि अगर तुम पब्लिक सेक्टर टारगेट कर रहे हो थ्रू द गेट एग्जाम, तो जिस ब्रांच में तुम्हारा बीटेक है उसी ब्रांच में तुम्हारा गेट का एग्जाम होना चाहिए। अगर तुम अदर एग्जाम के थ्रू जाते हो, क्योंकि उसमें मार्क्स लेना ज्यादा इजी होता है, क्योंकि उसमें सिलेबस कम होता है, तो कोई भी पब्लिक सेक्टर अदर एग्जाम से अलाउड नहीं करता है, राइट। तो अगर तुम पब्लिक सेक्टर टारगेट कर रहे हो थ्रू गेट, तो जिस ब्रांच में तुम्हारा बीटेक है उसी ब्रांच में तुम्हारा जो है वो गेट का एग्जाम होना चाहिए। अब फिर सेकंड ऑप्शन क्या है, सिविल दिया, सबसे पहले एई एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग तुम लोग गेट का एग्जाम दे सकते हो एरोनॉटिकल में। एजी एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में तुम सेकंड गेट का एग्जाम दे सकते हो। एआर आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर में तुम सेकंड गेट का एग्जाम दे सकते हो। ईएस एनवायरमेंटल साइंस, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम सिविल बैकग्राउंड जो एनवायरमेंट से गेट का पेपर देते हैं सेकंड। जीई जियो इंफॉर्मेटिक्स, एनएम नवल मरीन एंड आर्किटेक्चर, एक्सी इंजीनियरिंग साइंसेज। ये सारी ऑप्शन लिखने का बेनिफिट आपको कब मिलता है, सर अगर पब्लिक सेक्टर नहीं मिल रहा है इसके थ्रू, तो बेनिफिट क्या है। जो लोग हायर स्टडीज टारगेट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड डोमेन में, और किसी डोमेन में तुम अपनी स्पेशलाइजेशन करना चाहते हो कि सर मेरे को डिजाइन में करना है, मेरे को सर वीएलएसआई में करना है, मेरे को सर कंट्रोल सिस्टम में करना है, मेरे को एनवायरमेंट में करना है, मेरे को एनर्जी में करना है, सर मेरे को एंटरप्रेन्योरशिप में करना है, सर मेरे को ई व्हीकल्स में करना है, सर मेरे को सस्टेनेबल में करना है, सर मेरे को रूरल टेक्नोलॉजी में करना है, तो किस डोमेन में तुम अपना हायर स्टडीज डोमेन में जाना चाहते हो, उसके बेसिस पे तुम अपना सेकंड पेपर जो है टारगेट कर सकते हो। सेकंड पेपर तुम लोग जो अपना टारगेट कर सकते हो। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स के आप लोग कंप्यूटर साइंस में दे सकते हो सेकंड पेपर। डीए डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये इसी बार गेट का पेपर स्टार्ट हुआ है पहली बार, राइट। और इस बार अपॉर्चुनिटीज भी निकली डीए के थ्रू। मतलब आप लोगों में से मे भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका इंटरेस्ट होगा डाटा साइंस और एआई के अंदर। तो आईआईटी ये बोल रहा है कि अगर तुमने डाटा साइंस और एआई डोमेन में ही जाना है, बीइंग द सिविल इंजीनियर आल्सो, बीइंग द मैकेनिकल इंजीनियर, एनी ब्रांच विद एनी नॉन सीएससी स्टूडेंट हु वांट टू एंटर इनटू द डाटा साइंस एंड एआई डोमेन, तो आप गेट इन डीए पेपर लिख के जा सकते हो। गेट इन डीए पेपर लिख के जा सकते हो, जिसमें तुम लोग सारा वही चीजें स्टडी करते हो, राइट। उसके बाद इलेक्ट्रिकल में तुम लोग गेट का पेपर दे सकते हो, इंस्ट्रूमेंटेशन में तुम लोग गेट का पेपर दे सकते हो, और फिजिक्स में तुम लोग गेट का पेपर लिख सकते हो। तो ये सेकंड पेपर का ऑप्शन है तुम्हारे पास जो तुम लोग हायर स्टडीज में कर सकते हो। उसके बाद प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल है, मैं इससे पहले भी ये पॉइंट कवर किया है। प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल है, जो सब्जेक्ट्स तुम्हारे कॉलेज में चल रहे हैं उन सब्जेक्ट्स को ढंग से पढ़ो, उन सब्जेक्ट्स के गेट के प्रीवियस ईयर पेपर को अच्छे तरीके से कवर कर लो, और उसके बाद आपके टेस्ट लास्ट में लगाने अपने टेस्ट। तीन चीजें करनी है, सब्जेक्ट को ढंग से करना है, दूसरा प्रीवियस ईयर पेपर लगाने, तीसरा एंड में टेस्टिंग करना है। टेस्टिंग किस चीज के लिए करना है कि जब तुम फाइनल एग्जाम में जाओगे तो तुम वहां पे जाके क्या गलती करोगे वो टेस्ट सीरीज में गलती कर लेनी है, सो दैट वहां पे जाके वो मिस्टेक्स आप लोग जो है वो ना करें। समझ में आ गई बात। तो बड़ा सिंपल है, जो कॉलेज में सब्जेक्ट चल रहा है उस सब्जेक्ट को साथ ही साथ करते चले जाओ और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते चले जाओ, दैट्स इट। वेरी सिंपल है ये चीज। उसके बाद इंडियन कोई क्वेरी, आपका कोई डाउट अगर आप लोगों को है तो, कोई भी किसी तरीके का क्वेरी आपने पूछना है तो, बीच में 2-3 क्वेश्चन पूछे आपने, अच्छा क्वेश्चन पूछा था, कोई क्वेरी किसी तरीके का, कुछ समझ में लगा कि नहीं लगा है, कुछ लगा पता कि नहीं लगा चीजों के बारे में। बहुत ऑप्शन है तुम्हारे पास, लेकिन अब डिपेंड इसके ऊपर करेगा कि हम लोग अपना करियर किस डोमेन में लेके जाना चाहते हैं, कैसे हम अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं। अपॉर्चुनिटीज आर ह्यूज, अपॉर्चुनिटीज आर ह्यूज। सिविल की हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी। सिविल में 2021 के अंदर पीपीएससी ने एग्जाम कंडक्ट करवाया था जूनियर इंजीनियर के लिए, 1100 समथिंग वैकेंसीज थी, 850-900 एग्जाम फिल हुई थी, 200-250 फिर से खाली रह गई थी। प्रॉब्लम यहाँ पे क्या पे पड़ रही है कि यार तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो, बड़े सिंपल सी थ्योरी है, सीटें खाली चली जा रही हैं और उसको कोई और ही लेके चला जा रहा है। आप लोग कैपेबल हो, बस आपको स्ट्रेटेजी चाहिए, आपको एक वैसा एनवायरमेंट चाहिए, तो आप लोग सारे के सारे एग्जाम निकाल सकते हो। एग्जाम बहुत इजी है। सबसे पहले कोई भी एग्जाम टारगेट करना है, उस एग्जाम की रिक्वायरमेंट को समझना है, उस एग्जाम की रिक्वायरमेंट को समझना है और उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों ने प्रिपेयर करना है। बड़ी सिंपल रखना है चीजों को कॉम्प्लिकेट करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। राइट एनीवन? कोई डाउट किसी तरीके का कुछ आप पूछना चाहो तो? राइट
थैंक यू एवरीवन, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और बिलीव करते हैं कि मेरी इस टॉक से कुछ लोग ऐसे होंगे जो रोल मॉडल लगेंगे, बनेंगे अपने जूनियर्स के लिए। एग्जाम्पल सेट करो यार, एक नया ट्रेंड सेट करो। पंजाब में वो कल्चर है भी नहीं पढ़ाई वाला, लेकिन वो पढ़ाई वाला कल्चर सेट करो, राइट? थैंक यू एंड ऑल दी बेस्ट। थैंक यू।